हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएस का ये जो क्लास होती है आपका वो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को शाम 7 बजे होती है। जो आपका हायर जीडीसी जीआईसी और हर वो एक वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीएस पूछा जाता है। ठीक है। और इस क्लास में देखिए कि क्वेश्चंस जो है लिमिटेड रहेंगे, लेकिन इससे इससे जो आपको फैक्ट्स जो निकल के आएंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज नोट्स बना लीजिएगा और जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास का है और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में, तो इसीलिए मैं लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछता है सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, मैंने बताया था इसका ऋग्वेद है। ठीक, जैसा कि आप सभी को जानते होंगे कि 4 टाइप के वेद हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। देखिए ऋग्वेद की अगर बात करते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं ऋग्वेद। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है मंडलों की कितनी संख्या है ऋग्वेद में, तो टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक, वहीं पर सूक्त पूछता है कितने हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1028 सूक्त हो जाएगा। ठीक है, और जो ऋग्वेद की बात कर रहे हैं इसमें जो पहला और जो 10th नंबर का मंडल है ना, यानी 10वां जो मंडल है ये आपका नवीनतम मंडल कहलाता है। कौन कैसा है, ये नवीनतम मंडल कहलाता है, पहला और 10 नंबर का मंडल। ठीक है, और भी देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका 3rd नंबर का जो मंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, पहले बात तो इसकी रचना देख लीजिए। जो इसके रचयिता हैं, इसके जो रचयिता हैं वो आपके हैं विश्वामित्र। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फैक्चुअल बेस कि जो 3rd जो मंडल है उसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। ठीक है, गायत्री मंत्र का इसी मंडल में उल्लेख हुआ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ और भी मैं आपको बता दूं, देखिए नोट कर लिएगा। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है उसमें सर्वाधिक बार जो वर्णन हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन हुआ है। ठीक है, या उल्लेख बोल सकते हैं। कौन सी नदी का हुआ है, सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, इंडस रिवर का हुआ है। मैंने सूक्त की संख्या जो बताई थी आपको वो बताई थी 1028। ठीक है, इसमें अगर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो सूक्त है वो किसको समर्पित है या कौन से भगवान को समर्पित है, ठीक है, तो ये है भगवान इंद्र को समर्पित है। ठीक, और ये है 250 सूक्त। 250 सूक्त जो है वो भगवान इंद्र को समर्पित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में जो सूक्त हैं 1028 उसमें से सर्वाधिक वो किस भगवान को समर्पित है, तो इंद्र भगवान को समर्पित है। ठीक है, अच्छा ऋग्वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं इसमें यह भी आता है कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो आर्यंस थे यानी आर्य समाज के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते थे। सरस्वती नदी उनके हिसाब से सबसे पवित्र नदी थी या पवित्र नदी मानते थे। ठीक है, देखिए दोनों नदियों में अंतर है। सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती नदी। ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोला जाता है कि ऋग्वेद की जो मोस्ट ऑफ द बातें हैं, मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से, वो और किस चीज से मिलती है, तो अवेस्ता नामक एक जो आपका एक प्राचीनतम ग्रंथ है उससे मिलती है। ठीक है, किसमें, अवेस्ता। ठीक है, ऋग्वेद की जो है कई जो बातें हैं या कई इंफॉर्मेशन है या अवेस्ता नामक एक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, और ये ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, ये कौन सा है, ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी पॉलिटी की बात करते हैं ना, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं यानी संविधान संशोधन होता है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप रट लीजिएगा, टाइम लगेगा लेकिन डेली बेसिस पे अगर 2-3 करके रटते रहेंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा तो याद नहीं करना है। अभी जितने नए नए हुए हैं 2019 के बाद से, 2018 के बाद से, मतलब उसको देख लीजिए और पीछे के देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मैं कुछ बता देता हूं उसमें भी। देखिए संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि दल बदल से संबंधित है। ठीक है, अभी इलेक्शन हुआ है, आपको मालूम है कितना दल बदल से संबंधित चीजें चल रही है ना, कि नीतीश जो है बिहार के सीएम वो आ जाए, है ना। चलिए छोड़ते हैं उसको बात को। देखिए दल बदल का बारे में जो आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा दल बदल। पहले बात तो 52वां जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन से बात कर लीजिए। देखिए इसका उल्लेख अनुच्छेद संविधान में तो है ही है ना। संशोधन से संबंधित जो भाग है ना वो आपका है 20, यानी भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है। पहली बात, अनुच्छेद पूछता है आर्टिकल, तो इसको याद कर लीजिएगा 368, ठीक है। और 370 क्या है, ये कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक, ये पूरा नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, पूरा ये नहीं हटाया, आपको सबको पता ही होगा ये बात। देखिए 368 अनुच्छेद है जिसमें संशोधन संबंधित प्रावधान है, और भाग किस में आता है, ये भाग 20 में आता है। ठीक, देखिए संशोधन होने का जो प्रोसेस होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पास होना पड़ता है ये राज्यसभा लोकसभा दोनों से, एंड में प्रेसिडेंट का साइन होता है, जैसे हम लोग को नॉर्मल विधेयक को पेश करते हैं। ठीक है, बट जो संविधान संशोधन होता है इसमें क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं उस पर्टिकुलर सदन में, ठीक है, उसका आपको क्या चाहिए होता है, 2/3 यानी 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट हैं उस टाइम का, या टोटल जितने भी हैं निर्वाचित है सदस्य उनमें। ठीक है, इसका भी कुछ फैक्ट है, उससे पहले मैं आप थोड़ा सा रफ कर देता हूं उसको। ये देखिए नोट करते हुए चलिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें डिस्कस भी किया है। 44वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी रिसेंट में जितने हुए वो आपको याद करना चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगर पहले की बात करते हैं, सबसे पहले पहले को लेके चलते हैं। पहला कब हुआ था, देखिए आज़ादी के तुरंत बाद हो गया था, मतलब जब गणतंत्र घोषित हो गया था 1950 में, तो 1951 में पहला हुआ था संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो नवी अनुसूची थी ना उसको ऐड किया गया था, नवी अनुसूची को ऐड किया गया था। आपको मालूम है इनिशियल कितनी थी, टोटल 8 स्केड्यूल्स थे, यानी 8 अनुसूचियां थी। नवी अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में, सन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पहला संविधान संशोधन था वो किस सन में हुआ था, 1951, याद कर लीजिए। ठीक है, क्या हुआ था उसमें, विषय क्या था, तो नवी अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, देखिए कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछता है ना, आजकल जैसे ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपको मिलान करने को दे देगा, है ना, एक कॉलम बनाएगा इधर, एक दूसरे साइड बनाएगा, और संविधान संशोधन दे देगा, ईयर पूछ लेगा। तो उस तरीके से देख लीजिए, या कथन निष्कर्ष में आ जाएगा, या स्टेटमेंट कई प्रकार के देगा, मान लीजिए 4-5 स्टेटमेंट इधर इधर उसने दे दिया, बोला कि इनमें से कौन सा सही है, टिक लगाइए, है ना, जो आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आजकल नहीं आता। देखिए 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग बोलते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले बात तो उसका सन याद कर लीजिए, रट लीजिएगा, 1976 रट लीजिएगा, 1976 है 42वां संविधान संशोधन। मैंने इसमें बताया था जो प्रस्तावना है उसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, ठीक है, और मैंने बताया था इसी सीरीज में आपको याद भी करना है। एक तो जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द था वो था अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे इसी सीरीज में, आपको मतलब पूछा, ये सीरीज में पूछता है, ठीक है, इसी सीरीज में याद करना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। कहां जोड़े गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक और बता दें, इसका एक और काफी चीजें हुई थी। पहला तो यही आप नोट कर लीजिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। दूसरा क्या हुआ था, इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जिसका वर्णन संविधान का ये भाग 4th का में है। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। पहला क्या हो गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द, दूसरा मूल कर्तव्य। थर्ड हम लोग जो बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट इस वजह से था, देखिए इसमें क्या बोल दिया गया था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिमंडल था ना,
उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। बाध्य कर दिया गया था किसको? प्रेसिडेंट को। देखिए आपको मालूम है प्रेसिडेंट में नाम मात्र की ही शक्ति निहित होती है, असली पावर तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है ना, पीएम इन सब में होती है। ठीक है, क्या कर दिया गया था कि मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था किसको? राष्ट्रपति को। पहला प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, मूल कर्तव्य जोड़े गए जिसका वर्णन भाग 4 का में है, और प्रेसिडेंट को बाध्य कर दिया गया था मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए। सलाह मानने के लिए जो है क्या कर दिया गया था? बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से संबंधित था ये। ठीक है, 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी मैंने आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस का मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना जितनी, उसमें कौन कौन सी गैसेस नहीं है। मैंने आपका इसका वो भी बताया था, एक है ना, एक सीरीज बताई थी जो मैक्सिमम इफेक्ट करती है। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन देखिए उसी से आता ही है। अच्छा, मैंने सिर्फ 42वां संविधान संशोधन आपको बताया ना, एक मिनट 44वां भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 44वां, देखिए 42वां आपका हुआ था 1946 में, 44वां संविधान संशोधन आपका हुआ है और 1900, उसके अब 2 साल बाद याद कर लीजिएगा, है ना। ये रफ नहीं हो रहा थोड़ा सा, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक, देखिए जो 44वां हुआ था ये हुआ था 1978 में, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जो भी विधेयक देखिए पास होता है ना, जैसे राज्यसभा से पास होकर लोकसभा गया, लोकसभा के पास वो पास होकर कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति के पास क्या कर दिया? एक शक्ति प्रोवाइड करा दी गई कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, एक बार वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये प्रोवाइड किया गया उसमें। ठीक है, पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक जो अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द था पहले यूज किया जाता था, उसकी जगह क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड किया गया। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट है, पहले देखिए क्या था? राइट, देखिए जो संपत्ति का अधिकार था ना, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार था पहले, ये मूल अधिकार था, उससे इसको कैंसिल कर दिया गया, मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और उसको एक विधिक अधिकार भी बना दिया गया था। ठीक है, तो ये सब हुआ था 44वें संविधान संशोधन में। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, 44 क्या हुआ था? 1948 ये टाइम है। ठीक है, एक मिनट, ये टाइम है 1948 का। ठीक है, क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। राष्ट्रीय आपात के संबंध में जो आंतरिक अशांति का जो शब्द था उसकी जगह क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। और विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था ये हरित गैस कौन सी नहीं है, तो इसका तो राइट आंसर देखिए ऑक्सीजन है। ये पहली बात, तो ये सारी आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो मतलब प्रोड्यूस करती हैं वो गैसेस है। इसकी अगर हम सीरीज बताएं, मैंने आपको बताया था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम है, उसके बाद मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, उसके बाद है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। ये सीरीज याद कर लीजिएगा, वो जो मेजर जो है इफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों देखी हैं, यानी ये तो है ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, या राष्ट्रपिता की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी थी? सर्वप्रथम महात्मा गांधी को दी थी। ठीक है, गांधी जी को देखिए उनके नाम क्या क्या, एक महात्मा भी जुड़ा है। महात्मा की उपाधि उनको किसने दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है ना, इसको नेताजी की उपाधि किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट है। नेताजी की उपाधि इनको दी थी हिटलर ने, एडॉल्फ हिटलर ने दी थी। ठीक,
फिर आता है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देखिए, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को बोला था टैगोर। देखिए, टैगोर जो है बहुत प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस से, है ना, उनके कामों से भी, उनका स्टैंड जो लेते थे, राष्ट्र, उनकी जो राष्ट्रीयता थी, है ना, उससे भी। टैगोर ने क्या देश नायक की उपाधि दी थी किसको? सुभाष चंद्र बोस को, या सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला था। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी ने भी टैगोर को उपाधि दी थी, ठीक है, वो उपाधि दी थी गुरुदेव की। किसकी? गुरुदेव की, ठीक है। तो टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। ये भी आ जाएगा। जिन्ना आप जानते होंगे, जिन्ना को कायदे आजम, ठीक है, जिन्ना को कायदे आजम कौन बुलाता था? महात्मा गांधी। यानी जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? गैर सदस्य मतलब होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है। देखिए, लोकसभा के लिए मैंने बताया था, लोकसभा का जो सभापति होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है, ठीक है, पहली चीज। गैर सदस्य होता है ये आपका होता है राज्यसभा का। आपको मालूम है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? या आपका बोल दे कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। और ये चुना कैसे जाता है? इनका इलेक्शन किसके थ्रू होता है? आपको मालूम है, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा चुना जाते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था, या स्वीकृति कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को दिवस मनाया जाता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। मैं यूं बताऊं तो स्वीकार कर लिया गया था, इतना देख लीजिए। लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी को लागू हुआ था। सन क्या है? 1950, ठीक है। किसकी बात हो रही है? संविधान सभा की। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। किसका? संविधान सभा का, ठीक। पहली सभा कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, इसको देखते हैं। देखिए, संविधान सभा के बारे में बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन आता है कि पहली सभा कब हुई थी। ये देख लीजिएगा आप, लागू कब हुआ था और स्वीकृत कब हुआ था। तो पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर 1946, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, तीसरी हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। ये 3 बैठक इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बैठक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। ये हुई थी लास्ट बैठक, ठीक। आपको मालूम है उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, ये आए थे पंडित नेहरू लेके आए थे, और ये तीसरी बैठक में लेके आए थे, ठीक है। ये तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। एक और क्वेश्चन आता है इससे कि जो पहली बैठक थी उसमें अस्थायी सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, ठीक है, कौन था? एस.एन. सिन्हा थे, ठीक, एस.एन. सिन्हा, ये याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बी.एन. राव इंपॉर्टेंट है, आपके हो जाते हैं, ये इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर थे, है ना, सलाहकार थे संवैधानिक, ठीक। कौन? बी.एन. राव, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। साथ में आपको ये भी पता है कि इन्होंने गणपति महोत्सव भी लेके आए थे, मतलब मनाना स्टार्ट किया था, और शिवाजी महोत्सव भी इन्होंने स्टार्ट किया था बनाना, ठीक। शिवाजी महोत्सव इन्होंने 1895 में बनाया था, और गणपति महोत्सव इन्होंने स्टार्ट किया था 1893 में, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है, शिरोल ने क्या बोला था? इनको भारतीय अशांति का जनक बोला था, भारतीय अशांति का जनक बोल दिया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को बोला था। मैंने बताया था इन्होंने नाक में दम करके रखा था अंग्रेजों के, है ना। वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बोला था, ठीक। बाल गंगाधर तिलक से एक और फैक्ट आपको याद करना चाहिए कि अप्रैल
1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, है ना। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल 1916 में। लाठी का नाम याद आया तो एक और देख लीजिएगा, लाला लाजपत राय। क्या हुआ था? इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। कब? जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जब साइमन इंडिया आए थे ना, साइमन कमीशन, तो ये विरोध कर रहे थे, ठीक है, और उसी में लाठीचार्ज हुआ था इनके ऊपर, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की, ठीक है। विपिन चंद्र पॉल यहां पर है, तो आपको मालूम है कि ये गर्म दल के नेताओं में से एक है। वर्ड फेमस है, बाल पाल, है ना। देखिए लाला लाजपत राय हो गए आपके, बाल पाल लाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। तो ये गर्म दल के नेता थे ये सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका? यही देख रहा है, चंद्रशेखर आजाद के साथ? ऐसा बिल्कुल कभी नहीं हुआ। सुखदेव के साथ? बिल्कुल नहीं। राजगुरु के साथ? नहीं। बटुकेश्वर दत्त के साथ हुआ था, ठीक है। और ये सुखदेव और राजगुरु, ये लाहौर जो कॉन्स्पिरेंसी था उसके साथ हुआ था, लाहौर षड्यंत्र में ये शामिल थे, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने मिलकर क्या हुआ था? सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और इनका जो मैसेज था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यह आवाज की जरूरत होती है। और उन्होंने जो बम फेंका था ये बीचों बीच में फेंका था, ऐसी जगह पर फेंका था जिससे किसी को भी क्षति नहीं पहुंची थी। बस ये एक मैसेज कन्वे करना चाहते थे, ठीक है, अंग्रेजों के पास, कि जो इंडियंस हैं उनको भी बम बनाना आता है, वो कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंडियंस की मांग सुनी जाए और जल्द से जल्द अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़े, ठीक है। ये भी था एक ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ, ठीक। और ये बटुकेश्वर दत्त थे कौन और भगत सिंह कौन थे? जो आपको मालूम है, ये HSRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गठन 1928 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। मैदान कौन सा था? फिरोजशाह कोटला, ठीक है, फिरोजशाह कोटला मैदान था। किया किसने था? आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद। याद कर लीजिएगा ये, आप ये टिप पर होनी चाहिए आपको जब भी आप देखो, है ना। और ये जो असेंबली बम कांड हुआ था ये हुआ कब था? ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 में हुआ था, ठीक। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह को किसके साथ फांसी हुई थी? तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी साथ में। डेट पूछी जाती है तो डेट इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च और 1931 को हुआ था ये चीज, ठीक है। और शहीद दिवस आपको मालूम है 23 मार्च, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। क्यों? देखिए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, जब हम लोग कार्यपालिका का नाम लिखते हैं तो हम लोग बचपन से इतना तो पढ़ते आए हैं कि प्रेसिडेंट नाम मात्र का होता है। तो प्रेसिडेंट तो कोई सोचता ही नहीं है कि राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता, तो प्रधानमंत्री लगा के आ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये कैबिनेट सचिव होता है। कहते थे क्या इसी को लगा दो, मतलब ये ना जितने भी मंत्री परिषद होते हैं उनके जो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, ठीक। तो इसमें राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को लगा के आ जाता है। ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। क्या होगा? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या कौन सा बताता है इसके अंतर्गत? ये लिखा है 53 फर्स्ट में, आर्टिकल 53(1) के तहत राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान के 52वें नंबर आर्टिकल में इसका उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये होगा, याद कर लीजिएगा ये फैक्ट भी, ठीक। इसमें प्रधानमंत्री की बारे में बात की गई है। एक और अच्छा चीज है, आता है क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो वो होता है ना, कौन से संविधान वो अनुच्छेद में है, तो 1, 2, 3 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 121 आर्टिकल, 123 आर्टिकल में 123। और अगर आ जाएगा राज्यपाल की अध्यादेश जारी जो करने की शक्ति होती है वो 213 में है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, राष्ट्रपति की 123, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता कौन है? आपको पता है, प्रेसिडेंट करता है। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है?
इसका उल्लेख है आर्टिकल 75 फर्स्ट में। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 फर्स्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, दास प्रथा से एक नाम हमेशा याद रख लीजिएगा, एलन बरो। एलन बरो है। दास प्रथा का जो सन है वो भी पूछा जाता है 1843। 1843 गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो। ठीक है, दास प्रथा हो गया। सती प्रथा यहीं पे देख लीजिए, सती प्रथा के लिए कौन गवर्नर जनरल था? सती प्रथा के लिए जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये सती प्रथा के लिए थे गवर्नर जनरल। इसका भी सन पूछ लेता है, आपको मैचिंग में आ जाता है 1829। सती प्रथा 1829 और 1843 में क्या हुआ था? दास प्रथा। ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए कि 43 दास थे, है ना, 43 दास थे, सन ऐसे याद हो सकता है। सती मान लीजिए, सती 29 साल की कोई लड़की है, सती वो 29 साल की है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। एक विधवा पुनर्विवाह आया था, है ना, विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, विधवा पुनर्विवाह, जिसमें विधवा जो है शादी कर सकती हैं। पहले ऐसा नहीं होता है ना, हम लोग को मालूम है। तो इसके लिए जो याद कर लीजिएगा 1856। और इसके लिए जो जीजी थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, तो ये थे कैनिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दास प्रथा 1843 एलन बरो, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829, विधवा पुनर्विवाह कैनिंग 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन, देखिए जो भी अधिवेशन आपको सारे नहीं याद करने हैं, याद वही करने हैं जिसका विषय इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो हुआ होगा, तभी ये क्वेश्चन आया है। 1929 में पहले बात तो सन याद कर लीजिए, रट लीजिए, लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अध्यक्ष भी पूछता है, ये थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसमें, किसने? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन में 1929 से संबंधित है। ठीक है, इसी के बाद से आपको पता है 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस बोलते हैं जिसको, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, इसके बाद से हर 26 जनवरी को मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर का विचार लिया गया है, कौन से किससे लिया गया है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य की जब बात होती है, मैंने आपको अभी बताया था, कौन सा था आप प्लीज देखिएगा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। जो मौलिक कर्तव्य के लिए मैंने बताया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बताया था ना, कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां 1976 ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक, 4th का भाग में इसका वर्णन है। लिया ये किसके थ्रू गया है, मतलब किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसएसआर से। ठीक, आज का रूस और उस टाइम का कौन था? यूएसएसआर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रिटिश लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। ठीक, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व थे राज्य के, वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, पता हो तुम कमेंट सेक्शन पे लिखिए प्लीज। मौलिक अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य हैं, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए जो अमेरिकन्स है ना, वो हम लोग को क्या याद दिलाते हैं? हम लोग के अधिकार को बताते हैं, क्योंकि वहां पे भी अधिकार सबको ऑलमोस्ट इक्वली मिले हैं, तो हम लोग को अधिकार को बताता है। ठीक, कर्तव्यों को कौन बताएगा? जो हम लोग का फ्रेंड होगा, ऐसे देख लीजिए, कर्तव्यों को कहेगा कि यार ये तुम्हारी ड्यूटी है ना, ये कौन बताएगा? जो हम लोग का फ्रेंड होगा। फ्रेंड कौन है हम लोग का? रशिया है।
तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आज आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और अगर जैसा भी क्लास लगी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और किसी आप पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अपना सब्जेक्टिव जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ये जीएस को पढ़ना ना भूलिए। ठीक है, जल्दी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी एक मिक्सअप क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और ये क्लास आपकी देखिए चलती है, मंडे चलती है, ट्यूसडे चलती है और वेंसडे चलती है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।